अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, हमने जो इलेक्शन ऑफ़िसर की प्रिपरेशन के लिए एक वीडियो सीरीज़ का आगाज़ किया है, उसी सिलसिले में आज हम वीडियो सीरीज़ का पार्ट 12 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। आपको बताता चलूँ कि हमारा जो फ़ोकस है, वो इलेक्शन एक्ट के ऊपर है। यानी वो एमसीक्यूज़ जो इलेक्शन एक्ट में इलेक्शन ऑफ़िसर के एग्ज़ाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। तो आज का जो एमसीक्यूज़ है, पहला वो ये है, if the victory margin between the written candidate and a runner-up candidate is less than 5% of the total votes polled or 10,000 votes, whichever is less, the returning officer shall recount all the votes on the request of a contesting candidate before commencement of the consolidation of result। अच्छा, अब इसमें एक बात है विक्ट्री मार्जिन, ठीक है। दूसरा क्या है, रिटर्न कैंडिडेट, रनर अप कैंडिडेट, लेस देन यानी कम हो 5% से या 10,000 से या इन दोनों में से जो भी कम हो। तो रिटर्निंग ऑफिसर क्या करेगा, रिकाउंट करेगा, सारे वोट्स दोबारा गिनेगा। किसके रिक्वेस्ट पर, कंटेस्टिंग कैंडिडेट की रिक्वेस्ट पर। और फाइनल रिजल्ट है, कंसोलिडेशन ऑफ रिजल्ट का मतलब होता है फाइनल रिजल्ट से बनाने से पहले, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कंसोलिडेशन ऑफ रिजल्ट्स। अच्छा, अब सादा अल्फाज में आप इसे समझाते हैं आपको। ऐसा है कि अगर रिटर्न कैंडिडेट वो है जो जीत गया हो और रनर अप कैंडिडेट वो है जो उसके साथ मुकाबले में आ रहा हो, यानी हार गया हो मगर मुकाबले में हो, तो अब जो हारने वाला कैंडिडेट है उसके बीच और रिटर्न कैंडिडेट जो जीता हुआ कैंडिडेट है उसके बीच अगर वोट का डिफरेंस 5% से कम है या 10,000 से कम है डिफरेंस, वोट का डिफरेंस उन दोनों के बीच, तो होगा क्या कि रिटर्निंग ऑफिसर, यानी आपको पता है कि हल्के पे इलेक्शन रिटर्निंग अफसर कंडक्ट कराता है, फाइनल रिज़ल्ट भी वो बनाता है, नॉमिनेशन पेपर भी वो रिसीव करता है। तो अब रनर अप जो कैंडिडेट है या जो हारने कंटेस्टिंग कैंडिडेट भी जिसे कहा जाता है, वो रिटर्निंग ऑफिसर को एप्लीकेशन देगा कि आप क्या करो, फाइनल रिज़ल्ट फ़िलहाल ना बनाओ, हतमी रिज़ल्ट ना बनाओ, वोट्स दोबारा आप गिन लो, रिकाउंट करो। तो लबे-लुबाब इस पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि आप रिकाउंट का एप्लीकेशन तब दे सकते हैं जब आपकी और जीते हुए कैंडिडेट के बीच में 5% के वोट का फ़र्क हो या 10,000 का फ़र्क हो, ठीक है, 10,000 ज़्यादा का फ़र्क ना हो, तो आप क्या दोगे, रिटर्निंग अफसर को एप्लीकेशन दोगे रिकाउंट के लिए। अब ये बात इलेक्शन एक्ट का कौन सा सेक्शन कहता है? सो द करेक्ट आंसर इज़ सेक्शन 95। चलते हैं अगले एमसीक्यूज़ की तरफ। अच्छा, तो अगला एमसीक्यूज़ है, इन केस ऑफ इक्वलिटी ऑफ वोट्स बिटवीन टू कैंडिडेट्स both will be declared written candidates and each shall become member for half of the term of the assembly. The candidate who will be the member for first half of the term will be determined by draw of lots. In case of equality of votes between 3 or more candidates, there shall be re-election in the constituency. अच्छा, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो कैंडिडेट्स रिटर्न कैंडिडेट्स होता है, इलेक्शन लॉ की ज़बान में हम उसे कहते हैं जीता हुआ कैंडिडेट्स। तो अब क्या है कि इक्वलिटी ऑफ वोट्स आ जाए टू कैंडिडेट्स के बीच में और वो दोनों क्या डिक्लेयर हो, रिटर्न कैंडिडेट्स डिक्लेयर हो जाए, तो क्या होगा, एक दोनों में से दोनों क्या बनेंगे, हाफ, आधे साल नहीं 2.5 साल के लिए एक होगा और 2.5 साल के लिए दूसरा होगा, ठीक है, दोनों करेंगे। लेकिन अब कौन पहले आएगा, ये मतलब दोनों की ख्वाहिश होगी, ज़ाहिर सी बात है पहले मैं आ जाऊं, तो इन दोनों में पहले कौन आएगा ये डिसाइड किया जाएगा ड्रा ऑफ लॉट से। ड्रा ऑफ लॉट से मतलब सिक्का ऊपर नहीं फेंकना, बल्कि एक बोतल में पर्चियाँ रखना और उसमें से जो पर्ची निकले उसके थ्रू डिसाइड किया जाएगा, यानी टास्क किया जाएगा आसान अल्फाज में। अब अगर इन केस ऑफ इक्वलिटी ऑफ वोट्स 2 या 3 से ज़्यादा लोगों में इक्वलिटी ऑफ वोट्स आ जाए तो वहाँ पे क्या होगा, री इलेक्शन होगा। तो ये बात इलेक्शन एक्ट का कौन सा सेक्शन करता है, तो ये बात इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 97 करता है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात बताता चलूँ कि ये मेरा एमसीक्यूज़ इतना स्ट्रेस करना और इसको एक्सप्लेन करना, उस एमसीक्यूज़ को एम्फसाइज़ करने का सिर्फ एक ही मकसद है, वो ये है कि अगर इन केस ये वाला सवाल जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपके पेपर में ना आए, तो एटलीस्ट इससे रिलेटेड अगर 3-4 और किस्म के सवाल आता है तो आप बाय कॉन्सेप्ट, थ्रू कॉन्सेप्ट आपको पता हो कि उसका आंसर कौन सा है। तो इस वजह से मैं एमसीक्यूज़ एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो
और थ्रू कॉन्सेप्ट अगर ये सवाल ना आए और सवालात आ जाए तो चूँकि आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे तो आप सवाल के जवाब के करीब एटलीस्ट पहुंच सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को गौर से सुना करें। चलते हैं अगले एमसीक्यूज़ की तरफ। इफ़ अ कैंडिडेट नॉट बीइंग द रिटन कैंडिडेट obtain less than 1/4 of the total votes polled in the constituency, the sum deposited by him or on his behalf shall stand forfeited in favor of the government। अच्छा, बड़ी आसान सी बात है। कैंडिडेट कौन सा कैंडिडेट? जो रिटर्न कैंडिडेट ना हो यानी जीता हुआ ना हो, उसने वोट हासिल किए हो 1/3 4 वोट जो टोटल वोट कास्ट किए गए थे, यानी अगर टोटल वोट उस हल्के में 100 डाले गए थे, ठीक है, तो 100 में से क्या हुआ कि 100 का चौथा हिस्सा बनता है 25। अब अगर उसने 25 से एक भी वोट कम लिया यानी 24 लिए, यानी 1/4 से क्या लिए? कम लिए। ऑब्टेन लेस देन 1/4 ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड, उससे कम लिए उस हल्के में। तो अब होगा क्या? उसने जो फ़ीस जमा की थी, जैसे कि हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके थे, नेशनल असम्बली के जब आप नॉमिनेशन पेपर का कागजात जमा कराते हैं तो 30,000 है, तो वो रिफंडेबल है, हमने पढ़ा था। मगर इस कंडीशन में रिफंडेबल नहीं है अगर आप 1/4 से भी कम वोट लेते हैं जो टोटल वोट डाले गए वहाँ पे उस हल्के में। तो ये बात अब इलेक्शन एक्ट का कौन सा सेक्शन कहता है, यह आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। तो इसका जवाब सिंपल है, वो है सेक्शन 61A। अच्छा, चलते हैं अगले एमसीक्यूज़ की तरफ। ECP shall prepare a gender disaggregated statement of voters showing the total number of votes cast by men and women voters at polling stations। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या करेगा? जेंडर डिसएग्रीगेटेड स्टेटमेंट ऑफ वोटर्स, जेंडर डिसएग्रीगेटेड स्टेटमेंट ऑफ वोटर्स। जेंडर का मतलब मेल फीमेल थर्ड जेंडर जो आता है, तो ख्वाजा सरा जैसे हम कहते हैं, तो इन तीनों का आप क्या बनाओगे? इन वोटर्स का स्टेटमेंट बनाओगे। क्या स्टेटमेंट बनाओगे कि इनमें से औरत ने कितने वोट डाले, मर्द ने कितने वोट डाले, और ख्वाजा सरा अगर है तो उसने भी कितने वोट डाले, अगर नहीं है तो सिर्फ मर्द और औरत का। तो हर पोलिंग स्टेशन का क्या बनाना पड़ता है? आपको स्टेटमेंट बनाना पड़ता है जिसमें आप ये दिखाते हो कि जो वोट्स डले हैं उसमें मर्द ने कितने डाले, औरत ने कितने डाले, उसका आप एक पूरा स्टेटमेंट बनाते हो। ये लाजमी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बनाना है। तो ये कौन सा सेक्शन कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये भी लाजमी करना है? ये सेक्शन 91 है इलेक्शन एक्ट का। चलते हैं अगले एमसीक्यूज़ की तरफ। अच्छा, अब इन केस ऑफ फेलियर टू फाइल द रिटर्न ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस द ECP में डायरेक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफ द डिफ़ॉल्टिंग कैंडिडेट फॉर द ऑफेंस ऑफ इलीगल प्रैक्टिसेस। आपको पता है इंतखाबी जराइम आते हैं, इन इंतखाबी जराइम वो हैं जो इलेक्शन के प्रोसेस में आप 2 नंबरियाँ करते हैं या फ्रॉड करते हैं। तो अब एक बंदा क्या करता है? रिटर्न ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस फ़ाइल नहीं करता। इलेक्शन एक्सपेंसेस जो इलेक्शन कैंपेन आप चलाते हैं, जिसमें ख़र्चे आप करते हैं, ढोल बजाया, लोग लाए, गाड़ी की रैली निकाली, बरानियाँ बांटी, जो भी हैं, उसमें कुछ अलाउड है कुछ अलाउड नहीं है, वो एक अलग डिटेल है। तो आप क्या करते हो कि रिटर्न ऑफ इलेक्शन, हर बंदा जो इलेक्शन जीता भले हारा, उस पर लाजिम है कि उसने क्या करना है, ये रिटर्न ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस जमा करने हैं, जिस तरह हम टैक्स रिटर्न्स जमा करते हैं इनकम टैक्स के साथ। इसी तरह इलेक्शन कमीशन के साथ हर इलेक्शन लड़ने वाले बंदे ने अपने इलेक्शन के खर्चात भी जमा करने होते हैं। तो अगर कोई बंदा वो जमा नहीं करता तो ECP उसको प्रोसिक्यूट करेगा, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगा। ठीक है, किसकी कार्रवाई करेगा? ऑफेंस ऑफ द इलीगल प्रैक्टिसेस, क्या आप इलीगल प्रैक्टिस, गैर कानूनी अफ़आल जिसे उर्दू में कहते हैं, उसके जुर्म के आप मुर्तकिब हुए हो। तो अब ये पूछा जा रहा है किस सेक्शन के तहत करेगा। ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, ये जुर्म है। निकलिए, ECP इलेक्शन कमीशन किस इलेक्शन एक्ट के किस सेक्शन के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा? तो वो है सेक्शन 174 एंड 183, ऑप्शन बी। चलते हैं अगले MCQs की तरफ। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग टीम्स ऑफ द ECP शैल मॉनिटर इलेक्शन एक्सपेंसेस। ECP में इम्पोज फाइन्स इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ द एक्ट और रूल्स। अच्छा, अब ऐसा है कि डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग टीम्स बनाई जाती हैं। इनका काम क्या होता है? जैसे मैंने आपको पहले बताया, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग टीम का काम क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पोलिंग स्टेशन पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स लगा दिए जाते हैं। वो वफाकी या सूबाई किसी भी इदारे के 17 ग्रेड के बंदे को लगाया जाता है। इसी तरह मैंने आपको कहा रिटर्निंग ऑफिसर लगाए जाते हैं। वो 17 ग्रेड के अमूमन जो इंतज़ामिया के ऑफिसर्स होते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर,
18 ग्रेड के, या जुडिशल मजिस्ट्रेट, सिविल जज अदलिया के जो थे उनको लगाया जाता है रिटर्निंग ऑफिसर। अब रिटर्निंग ऑफिसर हो गए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हो गए, इन सब की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना और ओवरऑल इलेक्शन कैंपेन को मॉनिटर करना कि इलेक्शन कैसा चल रहा है, यानी कोई इलेक्शन एक्ट की वायलेशन तो नहीं कर रहा इस पूरे प्रिजाइडिंग ऑफिसर की ड्यूटी में और रिटर्निंग ऑफिसर की जो ड्यूटी है। और कोई अगर इलेक्शन कैंपेन कर रहा है, जो इलेक्शन कैंपेन चलाया जाता है, इश्तिहारात लगाए जाते हैं, उसमें कुछ इश्तिहारात मना है, कुछ पोस्टर के साइज़ वगैरह होते हैं, यानी इलेक्शन का पूरा प्रोसेस को क्या करना, मॉनिटर करना कि एक्ट और रूल्स को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, यानी इलेक्शन की एक्टिविटी को काउंटर चेक करने के लिए। तो अब ये डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग टीम्स जो थी फाइन्स भी लगाते हैं, और आपने KPK के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस में देखा, बलूचिस्तान के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस में देखा, और बाकी भी इलेक्शंस में आपने देखा। ज़्यादा मैं बात लंबी नहीं कर रहा। तो अब ये डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग टीम किस सेक्शन के तहत फ़ाइन लगाते हैं या कार्रवाई करते हैं, वो करते हैं सेक्शन 234 के तहत इलेक्शन एक्ट के। चलते हैं अगले MCQs की तरफ। वो है ए कैंडिडेट में फाइल एन इलेक्शन पिटिशन डायरेक्टली विद द इलेक्शन ट्रिब्यूनल, किस सेक्शन के तहत। इलेक्शन पिटिशन तो आपको पता है, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन के दौरान प्रिजाइडिंग ऑफिसर में सरकारी लोगों की ड्यूटी लगाता है, रिटर्निंग ऑफिसर में सरकारी लोगों की ड्यूटी लगाता है, तो इलेक्शन ख़त्म होने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो जुडिशल ऑफिसर्स होते हैं, सेशन जजेस, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में और जनरल इलेक्शन में कौमी और सूबाई की, उसमें हाई कोर्ट के जस्टिस होते हैं, उनको इलेक्शन कमीशन क्या करता है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल की ड्यूटी सरअंजाम देने को कहता है कि आप इलेक्शन के केसेस होने, अगर कोई इलेक्शन से एग्री नहीं है, जैसे आजकल लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन के जो केसेस हैं वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं, और वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल सेशन जजेस हैं डिस्ट्रिक्ट के। तो अब वो जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में आप केस दायर करते हैं, वो इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है आप किस सेक्शन के तहत करते हैं, वो आप करते हैं सेक्शन 142 के तहत इलेक्शन एक्ट के। चलते हैं अगले MCQs की तरफ। वो है रिटर्न ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस शैल बी स्क्रूटनाइज्ड बाय द ECP। ये जो इलेक्शन एक्सपेंसेस, जो इलेक्शन के अखराजात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो आप अखराजात करते हो उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जब आप जमा कर दो, वैसे चेक भी करता है कि आपने कोई लिमिट तो क्रॉस नहीं किया। जैसे पिछली वीडियोज़ में हम पढ़ चुके थे कि नेशनल असम्बली के लिए आपने 40 लाख से ज़्यादा का ख़र्चा नहीं करना कैंपेन में, सूबाई असम्बली के इलेक्शन के लिए आपने 20 लाख ज़्यादा नहीं करना, एटसेट्रा, और भी बातें थी उसमें। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या करता है, इसको चेक भी करता है, स्क्रूटनाइज करता है, स्क्रूटनी करता है, जांच पड़ताल करता है। किस सेक्शन के तहत ये करता है, ये आपके सेक्शन 136 के तहत करता है। सी इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले MCQs की तरफ।